एक होटल में पिंकी नाम की लड़की की मौत हो जाती है। होटल में काम करने वाला एक वेटर डिटेक्टिव जे को फोन करके वहीं बुला लेता है और डिटेक्टिव जे क्राइम सीन पर पहुंच जाता है। उस समय वहां 3 वेटर ही काम कर रहे थे, तो डिटेक्टिव जे ने उन तीनों से एक एक करके सवाल किया। तो पहला वाला नौकर बोला, मैडम ने मुझसे चाय मंगाई थी, तो मैंने तो मैडम को चाय ला कर दी और वहाँ से चला गया। मैडम ने मुझसे कोल्ड ड्रिंक मंगाई थी, तो मैं वही लेकर गया, तो मैडम को देकर वहाँ से वापस आ गया। फोन किसने किया मुझे नहीं पता सर। तीसरा नौकर बोला, सर ने मुझसे कुकीज लाने को कहा था, तो मैं वही लेने गया था, मुझे नहीं पता फोन किसने किया है सर। इसका मतलब जब ये वाला वेटर कुकीज लेने गया तभी इसका मर्डर हुआ, पर मुझे तो तीनों की बातों में गड़बड़ लग रही है। कोई आदमी चाय और कोल्ड ड्रिंक साथ में क्यों मंगवाएगा, और सॉफ्ट ड्रिंक के साथ कुकीज कौन खाता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। कौन सा वाला नौकर झूठ बोल रहा है। तभी डॉक्टर चैम का डिटेक्टिव जे को कॉल आता है और वो उसे बताता है, डिटेक्टिव जे, पिंकी की मौत जहर से हुई है। डिटेक्टिव जे समझ जाता है कि पिंकी का खून इन तीनों में से किसी ने नहीं किया। पिंकी ने तो चाय पी ही नहीं और न ही कोल्ड ड्रिंक पी, और कुकीज तो अभी तक आए ही नहीं, पर इसको जहर कब और कैसे दिया गया। तभी डिटेक्टिव जे के दिमाग की बत्ती जलती है और वो समझ जाता है कि शायद कमरे में उसके साथ कोई और भी होगा, इसलिए उसने कोल्ड ड्रिंक और चाय मंगाई होगी। मैं इन दोनों पर फिंगरप्रिंट चेक करता हूँ, शायद कातिल का कोई सबूत मिल जाए। डिटेक्टिव जे बोतल और कप पर फिंगरप्रिंट चेक करता है। कप पर तो फिंगरप्रिंट थे और बोतल पर नहीं थे, इसी से उसको शक हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है, वेटर तो बोतल लेकर आया था, पर इस पर किसी के भी निशान नहीं है, मतलब यहाँ कोई और भी था जिसने बोतल पे से ये निशान हटाए, पर कोई भला क्यों बंद बोतल से निशान हटाएगा, शायद वो कातिल तो नहीं। डिटेक्टिव जे कमरे के बाहर की सीसीटीवी फुटेज चेक करता है, तो देखता है कि पहली फुटेज में वेटर चाय लेकर आता है, दूसरी फुटेज में वेटर कोल्ड ड्रिंक लेकर आता है और तीसरी फुटेज में वेटर बाहर जाता है। उसके बाद वाली फुटेज नहीं थी, मतलब खूनी ने फुटेज को हटा दिया। पर डिटेक्टिव जे को इन फुटेज से बहुत बड़ा क्लू मिलता है, जिससे डिटेक्टिव जे समझ जाता है कि जहर किसने दिया होगा। दूसरा वाला वेटर तो लाल रंग की कोल्ड ड्रिंक आया था, पर अंदर तो काले रंग वाली कोल्ड ड्रिंक रखी है, मतलब वो बदल दी गई है। उसी लाल रंग वाली कोल्ड ड्रिंक में जहर दिया गया होगा और फिर कोल्ड ड्रिंक बदल दी होगी। पिंकी ने खुद कोल्ड ड्रिंक और चाय ऑर्डर की थी, मतलब वो पिंकी का जानने वाला होगा। डिटेक्टिव जे कमरे की अच्छी से तलाशी लेता है, तो उसे पिंकी के रूम में 2 चश्मे मिलते हैं। एक लड़की 2 चश्मे, वो भी अलग अलग पावर नंबर के, हो ही नहीं सकता। शायद इन दोनों में से एक चश्मा उस कातिल का होगा, जिससे ये गलती से यहाँ छूट गया। डिटेक्टिव जे ने पिंकी के सामान की तलाशी ली, तो उसे उसके परिवार और दोस्तों के साथ वाली फोटो मिली, जिसे देखकर डिटेक्टिव जे समझ गया कि कातिल कौन है। कातिल पिंकी की दोस्त है, जो इस वाली फोटोग्राफ में है। उसको ध्यान से देखिए, पता चलेगा कि यही चश्मा उसने पहना हुआ है, मतलब यही वो है जो यहाँ आई थी और गलती से अपना चश्मा छोड़ गई। डिटेक्टिव जे ने उसका पता लगाया और उसके घर जाकर उसको गिरफ्तार कर लिया। उसने भी अपना जुर्म कबूल लिया। डिटेक्टिव जे ने इस तरह अपनी समझदारी से ये केस सॉल्व कर दिया। टूनी अपने घर में बैठी टीवी देख रही थी, तभी उसकी पड़ोसन कोकिला वहाँ आती है और वो टूनी को देख कहती है, अरे टूनी बहू, ये तूने कैसे रंग बिरंगे रंगों की साड़ी पहन रखी है। क्या आंटी जी, अच्छी नहीं लग रही क्या? अरे बिल्कुल भी नहीं, चल जो कोई दूसरी साड़ी पहन कर आ, तू नई नवेली बहू है, कुछ अच्छे रंग की साड़ी पहना कर। ठीक है आंटी जी, मैं अभी आपको कुछ साड़ी पहन कर दिखाती हूँ, फिर आप बताना मैं कैसी लग रही हूँ। टूनी अपने कमरे में जाती है और अलग अलग रंगों की साड़ी पहन कर आती है, लेकिन कोकिला को कोई भी साड़ी पसंद नहीं आती। लेकिन जब टूनी एक हरे रंग की साड़ी पहन कर आती है, तो कोकिला कहती है, हाँ ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही है टूनी बहू, वैसे तुझ पर हरा रंग सबसे ज्यादा खिलता है, तू इसी रंग की साड़ी पहना कर। टूनी की तारीफ करके कोकिला वहाँ से चली जाती है और तभी टूनी की सास चंपा भी आती है और कहती है, अरे टूनी बहू, ये साड़ी तो बहुत खिल रही है तुझ पर, ला मैं तेरी नजर उतार दूं, कहीं तुझे किसी की नजर न लग जाए। चंपा अपनी बहू को काला टीका लगा देती है और उसकी नजर उतारती है।
और उसकी भलाई भी लेती है। तभी उसका पति सोनू भी उसकी तारीफ करता है। अरे आज तो तुम एकदम हीरोइन लग रही हो, पटाखा लग रही हो। हाँ सच में, कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे? अरे नहीं नहीं टूनी, मैंने आज तक कभी तुमसे झूठ बोला है जो आज बोलूंगा। ये हरा रंग बहुत खिल रहा है तुम पर। अब टूनी को जब सभी से इतनी तारीफ मिलती है तो वो अपने मन ही मन सोचती है, इसका मतलब ये रंग बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझ पे, अब तो मैं यही पहना करूँगी। अब टूनी नॉर्मल दिनों में तो सूट सलवार ही पहना करती, लेकिन जब भी कोई फंक्शन होता या कहीं आना जाना होता तो वो हरे रंग की साड़ी ही पहना करती। एक दिन वो पास के पड़ोस में शादी के लिए हरे रंग की साड़ी पहनकर जाती है। वो सच में बहुत सुंदर लग रही थी, इसलिए सभी उसकी बहुत तारीफ करते हैं। और अब तो टूनी और भी पहाड़ पर चढ़ जाती है। हरे रंग की साड़ी पहनने पर मुझे बहुत ही तारीफें मिलती हैं। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितना अच्छा महसूस कर रही हूँ। ऐसे ही अब टूनी अपनी सभी रंग की साड़ियों को डाई करवा देती है और उनका रंग हरा करवा देती है। ऐसे ही एक दिन वो जब बाजार जा रही होती है तभी एक छोटा सा बच्चा उसके ऊपर पानी फेंक देता है और टूनी की साड़ी का सारा रंग उतर जाता है और वो हरी हरी हो जाती है और सब उसका मजाक बनाने लगते हैं। वो देखो हरी एलियन, वो देखो हरी एलियन जा रही है। टूनी भागते हुए अपने घर आती है, लेकिन उसकी सास भी उसे पहचान नहीं पाती और उसे कहती है, ए भिखारन, बाहर खड़ी रह, कहाँ अंदर घुसी आ रही है। देखो तो जरा इन भिखारनों के कितने भाव बढ़ गए हैं, घर में घुसी आ रही है। मैं और भिखारन? नहीं तो क्या मैं? चल निकल यहाँ से। माँ जी मैं कोई भिखारन नहीं हूँ, मैं आपकी बहू हूँ टूनी। क्या? लेकिन बहुत रही है, हाल कैसे हुआ? टूनी उसे पूरी बात बताती है। चल अब नहा ले, जा। हाँ माँ जी जाती हूँ। टूनी सीधा जाकर नहा लेती है और उसका अब वो हरा रंग उतर जाता है। लेकिन उस दिन के हादसे के बाद से वो कभी भी हरी रंग की साड़ी नहीं पहनती और साड़ी तो साड़ी, वो तो साड़ी पहनना ही छोड़ देती है। टूनी की शादी के बाद उसका ससुराल का पहला दिन था। टूनी सुबह 4 बजे ही उठ जाती है और जल्दी उठकर नहा धोकर घर की साफ सफाई करके और नाश्ता बनाने की तैयारी में जुट जाती है। जल्दी ही वो उस घर का सारा काम खत्म कर लेती है, लेकिन अभी भी घर का कोई सदस्य नहीं जागा था। सभी के सभी अभी भी सो रहे थे। टूनी फिर भी कुछ न कुछ काम करके अपने आप को बिजी ही रखती है। काफी देर बाद 8 बजे सभी घर वाले सोकर उठते हैं तो टूनी की नंद चुनमुन घर को इतना साफ सुथरा देख कहती है, अरे ये घर की साफ सफाई किसने की? माँ तुमने की क्या? अरे नहीं चुनमुन, मुझे कहाँ इतनी जल्दी उठा जाता है, मैं तो बहुत देर तक सोती हूँ और अभी सोकर ही उठी हूँ। मैंने तो कोई भी काम नहीं किया। तो फिर किसने किया? भाभी आपने किया क्या? हाँ चुनमुन मैंने ही किया है। वो क्या है ना, मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है तो मैंने उठकर घर का सारा काम कर दिया और खाना भी बना दिया। आप बस बैठिए, मैं खाना लगा देती हूँ। अरे वाह बहू, आज तो घर का नियम ही बदल गया है। सभी साथ मिलकर खाना खाते हैं और टूनी खाना खाने की बहुत तारीफ करती है। तभी टुनमुन अपनी बहू टूनी से कहती है, अरे बहू इतनी जल्दी उठने की कोई जरूरत नहीं है, इतनी जल्दी कोई नहीं उठता है, तो कल से देर से उठना। लेकिन टूनी से देर तक उठा ही नहीं जाता है। वो तो जल्दी ही उठ जाया करती थी, लेकिन अब वो घर का कोई काम नहीं करती बल्कि फोन चलाने लगती। कुछ दिनों बाद एक दिन जब उसकी सास टुनमुन जागती है तो देखती है घर में कुछ काम ही नहीं हुआ है। वो रसोई में जाकर देखती है खाना भी नहीं बना हुआ था। ये देख उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सीधे टूनी के पास जाती है और उससे कहती है, टूनी ये क्या बात है, अभी तक खाना क्यों नहीं बना हुआ है? माँ जी मेरा मन ही नहीं किया, इसलिए मैंने कुछ बनाया ही नहीं। क्या कहा बहू, तेरा मन नहीं करता है? अरे तू खाना नहीं बनाएगी तो कौन बनाएगा? माँ जी मेरा अकेले मन नहीं लगता है। हाँ, अगर कोई मेरे साथ हो तो काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है, कल से मैं भी तेरे साथ उठूंगी और फिर देखती हूँ तू कैसे काम नहीं करती है। अगले दिन टूनी के साथ उसकी सास भी सुबह जल्दी जाग जाती है और टूनी अपनी सास के साथ बात करते हुए खाना बनाने लगती है। और ऐसे ही हर दिन उसकी सास उसके साथ सुबह ही जल्दी जाग जाया करती थी। एक दिन वो अपनी नंद से भी कहती है, चुनमुन कल से तुम भी हमारे साथ जल्दी जागा करोगी। लेकिन क्यों भाभी, मुझ पे इतनी मेहरबानी क्यों? क्योंकि जल्दी उठने के बहुत फायदे होते हैं चुनमुन, अब कल से खुद ही देख लेना। अगले दिन से टूनी के साथ उसकी सास और नंद दोनों जागती हैं और सभी मिलकर योग भी करते हैं और फिर साथ मिलकर खाना बनाते हैं। टूनी ने अब सभी को जल्दी उठने की आदत डाल दी थी। आचार्य जयसूर्या अपने आश्रम में सभी शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। तभी कुछ लोग आते हैं
और आचार्य जी से कहते हैं, आचार्य जी, आप हमारे साथ तीर्थ यात्रा पर चलिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। तुम तीर्थ यात्रा पर क्यों जाना चाहते हो? तो वहाँ पे जमे हुए सभी लोग कहते हैं। इससे हमारे अंदर की आत्मा की शुद्धि होगी आचार्य। यह सुनकर आचार्य जयसूर्या जी कहते हैं, मेरे पास अभी समय नहीं है, इसलिए मैं जा नहीं सकता हूँ, लेकिन तुम मेरी जगह पर खट्टे आम ले जा सकते हैं। सभी ने एक साथ पूछा, ये खट्टे आम आपकी जगह ले जाने से क्या फायदा होगा? तभी आचार्य जी उनको बताते हैं। इस तरह सभी लोग तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ते हैं। जब कुछ दिन बाद वह सभी वापस आते हैं तो वह आचार्य जी से मिलते हैं। उसके बाद आचार्य जी कहते हैं, आप लोगों का सफर कैसा रहा? हमें तो बहुत अच्छा लगा। अगर आप भी हमारे साथ चलते तो और भी बहुत अच्छा लगता। मेरी जगह पर खट्टे आम ले गए थे, अब तो वह बहुत मीठे हो गए होंगे। आचार्य की बात सुनकर यात्री लोग कहते हैं, हमें पता नहीं है। ठीक है, अब इनका सेवन किया जाए, तभी तो पता चलेगा। सभी ने जब वह खट्टे आम खाए तो उनका स्वाद वैसा का वैसा ही था। उस खट्टे आम के स्वाद में कोई फर्क नहीं आया। यह बात सभी कहते हैं, यह तो खट्टे के खट्टे ही है। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे मन भी वैसे ही है जैसे यह आम है, क्योंकि यह बदलाव इसलिए नहीं हो पाया है क्योंकि तीर्थ यात्रा करने से मन साफ नहीं होता है, बल्कि मन को अंदर से साफ करने के लिए हमारे विचारों में बदलाव होना बहुत जरूरी होता है। जब हमारे विचार अच्छे बन जाते हैं तो हम भी अच्छे बन जाते हैं। अब आचार्य के पास आए हुए सभी यात्रियों को ये पता चल गया था कि आचार्य जी क्या कहना चाह रहे हैं। तो सभी यात्री आचार्य के शिष्य बन जाते हैं और आचार्य की कृपा कटाक्ष से मार्गदर्शन पाते हैं।